है ना, अपने पास कोई प्राइम, ये मैंने आपको पिछले एग्जाम में समझाई दी थी, अपने पास कोई प्राइम नंबर है और ये किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे, तो पक्की बात है कि यही प्राइम नंबर, अगर आप स्क्वायर हटाओ तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। दो इंटीजर का प्रोडक्ट अगर तीसरा इंटीजर आ रहा है तो ये दोनों इंटीजर उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, उनके पहाड़े में आता होगा वो, तभी ऐसा हो पा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है भाई। अभी हमें 5 से मतलब है, 5 का पहाड़ा एक इंटीजर वर्ड पढ़ने से एक इंटीजर ही मिल रहा है। पहले हमने प्रूफ किया था, जो यहाँ पे मैंने बॉक्स में बंद किया था, कि 5 पी का एक फैक्टर है, और यहाँ पे हमने देखा कि 5 क्यू का भी एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या, हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1.2, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है ये, है ना, जिसका नाम है रियल नंबर्स। और इसकी जो पिछली 2 वीडियोस हैं, 2 लेक्चर्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लेना। पहला जो लेक्चर था वो वन शॉट लेक्चर था, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था 1.1 का सोल्यूशन, और तीसरा जो लेक्चर है उसमें हम 1.2 देखने वाले हैं। और देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हमें प्रूव करना होता है इरेशनल, जैसे √5, √3, √2, इस तरह क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीज़ें रट रखी होंगी, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सारे लॉजिक्स क्लियर किए थे ताकि आपको रटना ना पड़े, बट फिर भी, है ना, जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, जिसे वन शॉट लेक्चर भी आप कर सकते हो, वो अगर आपने नहीं भी देखा है ना, तब भी यहाँ पे मैं फिर से वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे कोई भी स्टेप आपको रटना नहीं पड़ेगा कि हम ऐसा लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। और PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी इस लेक्चर की, और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। आपको जाके सर्च करना है व्हाट्सएप पे AK स्टडी, है ना। चलिए यहाँ पर देखो, जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, प्रूव करो कि √5 इरेशनल है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें प्रूव करना है, हम जानबूझ के ना उसका उल्टा एज्यूम कर लेंगे, और फिर एंड में कुछ भी, है ना, ऐसा हमें लेके आना होता है विद लॉजिक्स। ऐसे नहीं कि बिना लॉजिक के लाओगे, लॉजिक के साथ हमें कुछ ऐसा लेके आना होता है जो हमने एज्यूम किया था उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सके, मतलब ये साबित कर सके जो हमने माना था वो गलत था, बल्कि उसका उल्टा सही है। तो जैसे कि अगर हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि ये रेशनल है, और एंड में जाके दिखा देंगे कि हमारी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है और उसका उल्टा सही होना चाहिए, तो मतलब ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता क्या अपना, सबसे पहला स्टेप होता है ये मान लेना कि ये इरेशनल नहीं बल्कि इसका उल्टा यानी रेशनल है। तो हम बोलेंगे लेट √5 is rational number। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि √5 क्या है, √5 एक रेशनल नंबर है। अब हमें पता है यार, हमने बचपन से पढ़ रखा है, मतलब क्लास 9th में पढ़ा था आपने, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने क्लास 7 में पढ़ लिया होगा, कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लो न्यूमरेटर है P और डिनोमिनेटर है Q, यानी इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q 0 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे P और Q को प्राइम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वेयर। अब ऐसा क्यों है ये भी आपने रटा होगा, है ना, कि भाई ये को प्राइम इंटीजर आपको लिखवा देते, बट को प्राइम ही क्यों है, तो मैं आपको समझाऊंगा अभी, है ना। हालांकि पीछे के मैंने आपको समझाया था, अगर आपने देखा है तो समझ में आ गया होगा। तो हमें लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, इससे आगे बढ़ने से पहले जो कन्फ्यूजन आती है वो क्या आती है, वो ये आती है कि भाई इनका को प्राइम समझते हो ना, जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था, को प्राइम का मतलब है कि Q और P का जो HCF आएगा वो 1 होना चाहिए, यानी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में आता है कि चलो अगर मान लो सर P की जगह मान लो 15 हो और Q की जगह 20 हो, तो इनका 15 और 20 का HCF तो 1 नहीं है, उसके बावजूद ये रेशनल नंबर तो है ना, क्योंकि ये देखो 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। यही एग्जांपल मैंने पिछली बार भी आपको दिया था, है ना। तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये को प्राइम होंगे तभी ये इंटीजर रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम तब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर 5 इनका कॉमन फैक्टर है भी, HCF मान लो 1 अभी नहीं है, लेकिन अगर कॉमन फैक्टर कुछ आ रहा है 1 के अलावा तो इसको काटा जा सकता है भाई। जैसे 5 से काट दोगे, 5 दिया 15, 5 चौक 20। जब इसको काट के हमने मिनिमम फॉर्म में लिख दिया,
अब हर रेशनल नंबर अपने मिनिमम फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जब हमने इसको मिनिमम फॉर्म में लिख दिया तब तो 3 और 4 का HCF1 होगा, यानी 3 और 4 को प्राइम होंगे। तो मतलब ये कुछ भी रहा होगा, हमने काट काट के मिनिमम फॉर्म में लिखा है, हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि हमने इसको काट काट के मिनिमम फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है P और Q का। बात समझ में आई? और आपको जानते हो कि भाई रेशनल नंबर के नीचे जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके अगला स्टेप अपन क्या करेंगे, Q को इधर लेके आएंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये √5Q = P। उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, है ना। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, Q² बराबर P का स्क्वायर आ जाएगा P², है ना। इसके बाद वाला स्टेप भी हम में से ज़्यादातर लोगों ने क्या कर रखा होता है, रट रखा होता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो इसका मतलब ये जो इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ तो इक्वेशन 1 से हमें पता लगता है कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P², है ना। ये हमने रट रखा होता है। हमें कैसे पता लगता है, देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो Q है वो एक इंटीजर है, तो Q का स्क्वायर भी इंटीजर हुआ। यहाँ पर जो P है वो एक इंटीजर है, तो P का स्क्वायर भी इंटीजर हुआ। 5 ऑलरेडी एक इंटीजर आपको दिख रहा है, तो मतलब 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक इंटीजर दे रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों ही इसके फैक्टर हो, यानी 5 भी P² का फैक्टर हो, Q² भी P² का फैक्टर हो। लेकिन हमें भी Q² से मतलब नहीं है, 5 से मतलब है। कैसे, देखो इसको ऐसे आप समझो, जो मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल देता हूँ वही एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं एक इंटीजर 3 है और एक इंटीजर 5 है, इनको गुणा करके मान लो क्या लाता हूँ, 15 ही आएगा, खैर और क्या आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने में 15 आता है, तो 3 15 का एक फैक्टर है। हालांकि 5 भी है, मान लो भी हमें 3 से मतलब होगा, ठीक है। या फिर आप यूँ कह लो 5 भी 15 का एक फैक्टर है, क्योंकि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने में 15 आता है। तो मतलब 2 इंटीजर का प्रोडक्ट अगर तीसरा इंटीजर आ रहा है, तो ये दोनों इंटीजर उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, उनके पहाड़े में आता होगा वो, तभी ऐसा हो पा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है भाई। अभी हमें 5 से मतलब है, 5 का पहाड़ा एक इंटीजर वर्ड पढ़ने से एक इंटीजर ही मिल रहा है, तो मतलब 5 इस इंटीजर का एक फैक्टर होगा। ये लॉजिक है इसके पीछे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार देखो इसका मतलब, तो अब अगर ऐसा है तो ये भी होगा कि 5 इज़ ए फैक्टर, 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर, 5 इज ऑल्सो, ये लाइन भी आप रटते ही हो। ठीक है, ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ P। ठीक है, अब ये लाइन हम क्यों लिखते हैं, है ना, कैसे हमें पता लगता है ना, ये हमने रट रखा है, बट असलियत में इसके पीछे एक थ्योरम है। ठीक है, वो है थ्योरम आपकी जो NCERT है, उसमें नई NCERT में 1.2, पुरानी NCERT में 1.3। ठीक है, थ्योरम 1.2 क्या कहती है, थ्योरम 1.2 क्या कहती है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर मान लो कि अपने पास कोई प्राइम नंबर है ना, अपने पास कोई प्राइम, ये मैंने आपको पिछले एग्जाम में समझाई भी थी, अपने पास कोई प्राइम नंबर है और ये किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे, तो पक्की बात है कि यही प्राइम नंबर, अगर आप स्क्वायर हटाओ तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ये कौन बताता है, हमें बताया थ्योरम 1.2, है ना। यहाँ पे आप देख भी पाओगे कि ये थ्योरम ये रही। ठीक है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, जैसे मैंने वहाँ प्राइम नंबर जो लिया है उसको यहाँ इन्होंने पी मान लिया है, तो पी अगर कोई प्राइम नंबर है और पी डिवाइड कर देता है ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, है ना। पी कोई प्राइम नंबर है और पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा भाई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है ना, यहाँ पर ये ए का स्क्वायर लिखा है, A2 नहीं लिखा भाई, बस इतना याद रखना। ठीक, तो यही थ्योरम हमने इस्तेमाल करी है भाई। 5 कोई प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है यार। अब अगर देखोगे तो क्या 5 प्राइम नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, 5 क्या है, 5 कोई प्राइम नंबर है। तो अगर 5 प्राइम नंबर है और ये P का एक फैक्टर है, P² का एक फैक्टर है, तो ये P का भी फैक्टर होगा। ठीक है ना, बात यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो चीज़ है ना, पहले तो इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना, ये काम आएगी। कौन सी चीज़? ये
कि जो 5 है ना वो p का एक फैक्टर आ चुका है। 5 क्या आ चुका है? p का एक फैक्टर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इससे अगला स्टेप क्या करेंगे? इससे अगला स्टेप देखो, आप ये मानते हो और ये भी आपने रटा होता है। इसके बाद आप लिखते हो लेट p इज इक्वल टू 5r। बिना सोचे समझे कि इसको 5r ही क्यों माना, ठीक है ना। और जहाँ पे आप ये याद रखना, r इज एनी इंटीजर, r इज एनी इंटीजर, ठीक है। बट ऐसा मानना सही क्यों है वो समझा देता हूँ। ऐसा मानना सही इसलिए है सर क्योंकि हम कह रहे 5 जो है वो फैक्टर है p का। इसका मतलब 5 के पहाड़े में p आता होगा। कितनी बार पे आता होगा भाई? कुछ बार पे आता होगा, तो मान लेते हैं 5 का पहाड़ा r बार पढ़ने पे p आता है। अगर 5 p का फैक्टर है, जैसे 3 अगर 15 का फैक्टर है, तो 3 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे, जैसे r बार पढ़ने पे 15 आता होगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू 5 है क्योंकि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने में 15 आता है। ऐसे ही 5 का पहाड़ा r बार पढ़ने पे p आता होगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि जो इक्वेशन 1 थी, अगर मैं उसमें इसको पुट कर दूँ, इक्वेशन 1 क्या थी? 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, है ना। क्या थी? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से लिखा? ये मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो p की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दूँ अगर मैं, है ना, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या नज़र आएगा? ये देखो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या आ जाएगा? 5r, और इसका क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 25q स्क्वायर, सॉरी 5q स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 25r स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर। अब सेम लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हो, सेम लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? देखो यहाँ से इसमें जगह यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है? आपको इस स्टेप के बाद यहाँ पे देखना है। देखो इसका मतलब है, देखो 5 का पहाड़ा r स्क्वायर बार q स्क्वायर आता है। देखो r इंटीजर तो r का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q इंटीजर तो q का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। मतलब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके तीसरा इंटीजर आ रहा है। मतलब 5 का पहाड़ा r स्क्वायर है, एक इंटीजर बार पढ़ के q स्क्वायर यानी कि एक इंटीजर आता है, तो मतलब 5 q स्क्वायर का फैक्टर है। इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, है ना। इसका मतलब 5 will also be a factor of q, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। अगर एक प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो 5 उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आप देखें, अगर ये वाली स्टेटमेंट पकड़ें अब, ठीक है, तो देखो पहले हमने प्रूफ किया था, जो यहाँ पे मैंने बॉक्स में बंद किया था, कि 5 p का एक फैक्टर है, और यहाँ पे हमने देखा कि 5 q का भी एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 5 is a common factor, 5 is a common factor of p and q। 5 तो p और q दोनों का फैक्टर हो गया, मतलब p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि हमने माना था कि p और q तो कोप्राइम है, यानी कि इनका HCF 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इसका मतलब क्या है? हम क्या बोलेंगे, है ना, इसका मतलब हम बोलेंगे यार ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एज p एंड q आर कोप्राइम्स। भाई अगर p एंड q कोप्राइम हमसे हैं तो फिर इनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए था, जबकि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना। हम बोलेंगे सो हमारी एजुम्पशन ही कहीं ना कहीं गलत थी, और एजुम्पशन वाज रॉन्ग एंड रूट 5 इज irrational। नंबर ठीक है भाई, क्योंकि बाकी सब तो लॉजिकली ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो मिनिमम में लिख सकते हो, मतलब और तो कहीं गलती नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब ये चीज़ लिखी कब पा रहे, जब हमने इसको रेशनल माना था, तो मतलब हमारा एजुम्पशन ही कहीं ना कहीं गलत था, है ना। तो यानी कि ये रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। यहाँ तक की अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ।
अब ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लगता है ना, क्योंकि इसमें देखो 3 + 2√5 ऐसा दिख रहा है, बट ये मैंने जैसे पहले बताया था ये आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये जो √5 अलग से दिखेगा अगर, तो उसको आप इरेशनल मान के चलोगे, वो नहीं प्रूफ करना, बल्कि आपको प्रूफ ये करना है कि अगर √5 का डबल किया जाए फिर उसमें 3 जोड़ा जाए तो जो आएगा वो इरेशनल होगा, है ना। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब जल्दी हो जाते हैं, है ना। पहला तो वही होगा, पहले हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहली लाइन वही लिखेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि भाई 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो आपको पता है कि 3 + 2√5 को आप p/q के रूप में लिख पाओगे, जहाँ p/q भी एक रेशनल नंबर ही है, तभी तो उसके बराबर हुआ। और p और q क्या है? को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेयर p and q are co-prime and q is not equal to 0, ठीक है। बट यहाँ पे हम तरीका थोड़ा अलग अपनाएंगे। तरीका अलग क्या अपनाएंगे कि यार देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यार √5 एक तरफ है, बाकी सब उधर चला जाए, जैसे मतलब 2√5 यहीं पे रहने दो, p/q अपनी जगह रहने दो, ये जो 3 था ना इधर आ गया। अगले स्टेप में क्या करूँगा, ये 2 को भी डिवाइड में ले जाऊँगा, मतलब यहीं पे कर देते हैं। ये हो इक्वेशन 1। अब अगर आप देखोगे ना इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपको थोड़ा अजीब लगेगी। क्यों अजीब लगेगी सर? क्योंकि इक्वेशन 1 में अगर आप देखो तो ये जो है, मैंने कहा अलग से आपको यहाँ पे इसको इरेशनल प्रूफ नहीं करना, ये आप मान के चलोगे कि ये क्या है, ये इरेशनल है भाई, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है, ये रेशनल है, ये क्या है, ये रेशनल है ना, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है ना, और नीचे जो है 0 नहीं है। तो रेशनल माइनस रेशनल रेशनल रहेगा, डिवाइड बाई रेशनल 0 के अलावा भी रेशनल रहेगा, यानी कि ये पूरा जो आ रहा है सॉल्व करके ये भी रेशनल ही होगा। और यहाँ पे रेशनल, तो इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता भाई। तो मतलब ये स्टेटमेंट खुद में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही है कि अगर ये इरेशनल है वो रेशनल है तो बराबर कैसे लिख दिया भाई। बात समझ में आई? तो हम क्या बोलेंगे, है ना, अब ये आप ऐसे लिख के नहीं दिखाओगे तीर बीर बना के, ये समझाने के लिए था आपको बस। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हियर √5 जो है ये तो इरेशनल है, √5 इज इरेशनल, बट p/q तो हमने रेशनल माना था। अब ये 3 रेशनल नंबर है, डिवाइड बाय 2 करोगे तब भी रेशनल रहेगा, यानी कि दिस इज रेशनल। ठीक है। चाहो तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई देखो रेशनल, थोड़ा अगर आपको नंबर कटने का डर है तो रेशनल माइनस रेशनल, भाई देखो ना ये रेशनल है ये भी रेशनल, तो रेशनल माइनस रेशनल डिवाइड बाई कोई रेशनल नंबर हो, है ना, जो 0 ना हो, तो ये भी क्या करेगा, रेशनल ही देगा, है ना। इसीलिए ये जो चीज़ है ये रेशनल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेशनल है एंड ठीक है। आप चाहो तो ये अलग से लिख लेना यार, ठीक है। तो ये इसके लिए था, ठीक है। तो एंड रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, है ना, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, है ना। सो इक्वेशन 1 जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है। या फिर आप यूँ भी लिख सकते हो इक्वेशन 1 इज, अच्छा कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करती है, क्योंकि देखो हमने क्या माना कि रेशनल है,
ठीक है, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी, लेकिन इसी को सोल्व करके यहाँ पे आ गया कि भाई ये अब इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वही रेशनल है, ये रेशनल है, तो हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। ये कॉन्ट्रडिक्ट्स एंड और assumption was wrong and 3 plus 2 root 5 is irrational. नंबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये भी हो गया, हालांकि पीडीएफ तो खैर आपको मिलेगी। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले में क्या है 1/√2, तो पहले पार्ट की बात करते हैं, है ना। तो पहले पार्ट में क्या है 1/√2, तो पहला स्टेप वही रहेगा, लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 1/√2 जो है इसको हम p/q के रूप में लिख पाएंगे, है ना। अब एक काम करना, जब भी ऊपर 1 होना तो सीधा सीधा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा q, वहाँ से हो जाएगा √2p, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखना मत भूलना, वेयर p एंड q आर co-prime integers एंड q 0 नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो हो जाएगा q² = 2p²। अब आप देखोगे कि 2 एक इंटीजर है, p इंटीजर तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर है, यानी 2 का पहाड़ा एक इंटीजर पर पढ़ने पे q² मिल रहा है ना। इसका मतलब 2 के पहाड़े में q² है ना। हम बोलेंगे सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। p² का मत लिखना, जिसके साथ है वो नहीं लिखना, उधर वाला लिखना होता है, ठीक है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², क्योंकि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ने में ये आता है ना। इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो, है ना। ये क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरम 1.2 जो मैंने अभी आपको समझा दी थी यार, दोबारा वही स्टेप नहीं बोला सर मैं, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया q का भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर 2 q का एक फैक्टर है तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, लेट q = 2r मान लिया, जहाँ पे r क्या है, r इंटीजर है, क्योंकि अगर 2q का फैक्टर है, 2 का पहाड़ा किसी इंटीजर पर पढ़ने पे q आता होगा। अब आप इक्वेशन 1 उतार लो, इक्वेशन 1 क्या है, ये रही, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हो उसको इक्वेशन 1 मान लिया करो, q² = 2p²। तो यहाँ पर क्या है अपने पास, q² = 2p², है ना। अब आप क्या करो, इसमें q की जगह 2r पुट कर दो, है ना। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। q की जगह 2r आ गया, तो ये जगह 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 2p² है, तो यहाँ हो जाएगा 4r², ये हो जाएगा 2p², तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 2r², यहाँ हो जाएगा p²। इसके बाद का स्टेप यहाँ देखो यार, ठीक है। तो देखो यार, 2 का पहाड़ा r² बार पढ़ने पे p² आता है, मतलब 2 p² का एक फैक्टर है। इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ p²। इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ, स्क्वायर हटा दो, p ऑल्सो, है ना। अब यहाँ से हमें पता लगा कि यार 2 p का भी फैक्टर आ रहा है, 2 जो है वो q का भी फैक्टर है, मतलब 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम बोलेंगे 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, है ना। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
contradicts that P and Q, ठीक है, it contradicts as P and Q are co-primes, है ना। इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत थी, है ना। सो और एजम्पशन was wrong एंड जो भी नंबर था 1/√2 ये क्या है, इरेशनल है, इज इरेशनल। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना फिर आगे, ठीक है ना। 7√5 अगला पार्ट है, 7√5 है ना, वो देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 3, पार्ट नंबर 2, 7√5। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा भाई, पहला स्टेप वही रहेगा, लेट 7√5 इज रेशनल। ठीक है, तो अगर ये रेशनल है तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में कैसे, जहाँ पे P और Q क्या है बताना पड़ेगा, वेयर P and Q आर कोप्राइम इंटीजर। हालांकि यहाँ पे कोप्राइम नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, रेशनल रिलेशन के बराबर नहीं सकता वो वाला। तो चलो यहाँ पे आ जाओ यार। तो इसमें क्या करना है आपको, √5 को एक तरफ रहने देना है और बाकी सब एक तरफ शिफ्ट कर देना है। P/Q पहले से था, 7 नीचे चला गया, इसको बोल देनी क्वेश्चन में। अब आप देखोगे यार, तो ये क्या है, इरेशनल। मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन में आपको अलग से नहीं प्रूव करना होता इसे इरेशनल, जब ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा तो, है ना। और ये पूरा क्या है, रेशनल। क्यों, क्योंकि P/Q रेशनल हमने माना था। अब रेशनल नंबर को 7 से डिवाइड ही तो किया है, तो फिर वही रहेगा यार, वो क्या, रेशनली। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई देखो, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि √5 क्या है, √5 इज इरेशनल, बट P/7Q इज रेशनल। सो या फिर एंड हमें पता है, एंड वी नो रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता। इरेशनल कभी भी बराबर नहीं होता है रेशनल के, है ना। सो इक्वेशन 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है क्योंकि इसमें हमने बराबर लिख दिया, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। और ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करती है, जो हमने रेशनल माना था उसी से ये चीज़ आ जा रही है ना। इसका मतलब और अजम्पशन was wrong and 7√5 is irrational। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक पार्ट और बच रहा है ना। एक पार्ट और क्या बचा है, देखो ये वाला, थर्ड वाला, है ना। इसे आप खुद कर लेना यार, डू इट बाय योरसेल्फ।